रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में हमारा पहला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन टू किंगडम एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर हमने डिटेल बात की कि ये किसने प्रपोज किया था, इसमें कौन से बुनियाद पर कौन से बेस पर एनिमल को क्लासीफाई किया गया था। आज हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ हैं, कौन से बातें इंक्लूड हैं और टू किंगडम में क्या है। असल में ये जो हमारे पास टेबल है इससे टू किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट में इसकी थोड़ी और भी आसानी आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट 1 में है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस एन 1751 और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो रॉबर्ट विटेकर ने किया था 1959। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट की बात है और दोनों की डेट की बात है कि कब इनकी ये प्रपोज हुए थे दो सिस्टम। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम। जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो तमाम जानदारों को क्लासीफाई किया गया था टू किंगडम्स में। ठीक है, और जिस तरह हमें मालूम है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तमाम जानदारों को क्लासीफाई किया गया है कितने किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में। तीसरा पॉइंट जो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें तमाम जानदारों को डिवाइड किया गया था किस बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर और मोर्टेलिटी के बेस पर। ठीक है, मतलब उनकी खुराक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक या ये तमाम चीज़ें जो हैं। इसके अलावा इनकी मोर्टेलिटी, ये सीसाइल है या मोटाइल है, ये मूवमेंट करते हैं या मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, तीसरा हमारे पास है इट इज़ बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किस बुनियाद पर 5 किंगडम बनाए हैं, सेल की स्ट्रक्चर पर। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, कितने एनिमल कम्प्लेक्स हैं, कितने जो है वो सिंपल हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एटोट्रॉपिक हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, सिप्रोफाइट हैं, पैरासाइट हैं या जो भी हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी एक पॉइंट यहाँ पर इसके बेस में शामिल है कि एवोल्यूशन की बुनियाद पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। द लास्ट कंपैरिजन, the placement of organism like Euglena, bacteria, fungi and plantae is questionable due to certain reason। जो नाम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के मेंशन की गई हैं ये तमाम उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखे थे, जिस पर ऑलरेडी हमने बहस की है और ये क्वेश्चनेबल था, इसकी वजह से तो ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ। ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लास्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिजम्स आर बेटर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन। इन तीन चीज़ों की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को इनके बुनियादी ग्रुप्स में यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 5 किंगडम जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से डिस्टिंग्विश की गई हैं। तो ये टेबल इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आपके जहन में ये होना चाहिए, इससे तमाम 5 किंगडम आपके मेमोराइज हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फिर फाइंजाई, फ्लांटी एंड एनिमेलिया। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि सेल टाइप लिखा है, फिर न्यूक्लियर इन्वॉल्व लिखा है, सिल्वाल लिखा है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है। तो ये हर एक किंगडम में अलग अलग है एक दूसरे से। जैसा कि स्टार्ट लेते हैं किंगडम मोनेरा से, तो किंगडम मोनेरा आया हमारे पास, ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम 5 किंगडम में सिर्फ किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी तमाम यूकैरियोटिक हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इसमें एब्सेंट होगा, हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द डीएनए मॉलिक्यूल, या डीएनए का जो सब्सटेंसेस हैं उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए तो ये प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो तीसरा सिल्वाल हैं, सिल्वाल टाइप। तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया का सिल्वाल या किंगडम मोनेरा का सिल्वाल म्यूरिन से बना हुआ होता है। म्यूरिन क्या चीज़ है, जब पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं वो क्या म्यूरिन, या ये दोनों नाम भी आप कहला सकते हैं। सिल्वाल टाइप इसमें इस तरह होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का क्या है, आया बैक्टीरिया अपना खुराक खुद तैयार करते हैं या दूसरों से लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो खुराक खुद तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरिया दूसरों से खुराक लेते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है किंगडम प्रोटेस्टा। तो किंगडम प्रोटेस्टा हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, हैविंग न्यूक्लियर एनवेलप।
कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर ये कहलाते हैं, क्योंकि ये मासेस बनाते हैं पर टिश्यूज़ नहीं बनाते। न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सिलवाल कुछ में प्रेजेंट होता है, मुख्तलिफ केमिकल से बना है। इस सिलवाल का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि प्रोटिस्टा को जब प्रीवियस वो इनका तमाम पैराग्राफ हमने पढ़ा था, ठीक है। पर जहन में आप रखिए कि कुछ में सिलवाल होता है, ज़्यादातर में सिलवाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें फोटोसिंथेटिक भी हैं। कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर खुराक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हेट्रोट्रॉपिक हैं, कुछ दूसरों से खुराक लेते हैं, कुछ कम्बिनेशन में रहते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप एसोसिएशन बनाते हैं और इनके साथ ये रहते हैं। थर्ड वन हमारे पास है किंगडम फंजाई। तो फंजाई यूकेरियोटिक हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होंगे। इनमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रेजेंट होगा। इनका सेलवाल काइटिन से बना है। और याद रखिए कि फंजाई टोटली हेट्रोट्रॉपिक हैं। क्या है? टोटली हेट्रोट्रॉपिक है, इसमें कोई ऑटोट्रॉपिक मेंबर नहीं है। फिफ्थ वन हमारे पास किंगडम प्लांटी है। तो ये ज़रूरी एक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर होंगे, न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रेजेंट होगा। इनका सेलवाल सेलुलोज अदर पॉलीसेकेराइड से बना है और ये तमाम के तमाम फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉप होंगे। प्लांट में कोई हेट्रोट्रॉपिक मेंबर नहीं होगा, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया हमारे पास है। तो ये तमाम यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं। इसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रेजेंट होगा। इसमें सेलवाल एब्सेंट है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो चार किंगडम्स में सेलवाल प्रेजेंट है। सिर्फ किंगडम एनिमेलिया एक वाहिद किंगडम है जिसमें सेलवाल एब्सेंट है, ठीक है। बाकी में से कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है, ठीक है। जिस तरह प्रोटेस्टा में आप देख सकते हैं इसमें से कुछ में नहीं होता, ठीक है, सिलवाल। पर किंगडम एनिमेलिया के में तमाम जितने भी एनिमल्स हैं एक में भी सिलवाल प्रेजेंट नहीं होगा। और ये किंगडम एनिमेलिया तमाम हेट्रोट्रॉपिक होगा, ठीक है। अब आते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वायरसेस यूनिक पार्टिकल्स। वायरस क्या है और हम क्यों इसे यूनिक पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। तो वायरसेस आर कॉल्ड या वायरसेस आर यूनिक पार्टिकल। इसकी एक वजह है, ये साइंटिस्ट ने अभी तक ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में शामिल किया और ना नॉन लिविंग में शामिल किया। वायरस अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सके कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है। हमने 5 किंगडम पढ़े ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, उसमें से कभी वायरस का किसी पॉइंट पर जिक्र नहीं आया। तो ये हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जो न लिविंग में है और न नॉन लिविंग में है, ठीक है। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग के होते हैं और कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर कुछ कैरेक्टर्स आप इसके पढ़ेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि ये वायरस तो लिविंग चीज़ है। फिर कुछ और इसके पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे कि ये तो नॉन लिविंग है। तो इनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे रिप्रोड्यूस। वायरस अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, ये अपने जनरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो कोई भी डेड चीज़ अपने जनरेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ अपने जनरेशन को इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर को, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, इसका मतलब ये है कि ये एक लिविंग चीज़ होगा। दिस इज़ द एबिलिटी या द प्रॉपर्टी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वायरसेस में आरएनए या डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल होता है और इसके इर्द गिर्द प्रोटीन का एक कवर होता है, ठीक है। तो ये दो इनके लिविंग कैरेक्टर यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इसके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। दे आल्सो हैविंग सम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। वायरस एक सेल नहीं है, बल्कि ये सब सेलुलर पार्टिकल हैं। क्या चीज़ है? सब सेलुलर पार्टिकल हैं। तो ये रिस्पिरेशन भी नहीं करता और वायरस एक्सक्रीशन भी नहीं करता। तो लिविंग चीज़ ज़रूर ऐसा होगा कि वो रिस्पिरेशन करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा वो ज़रूर बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को सीक्रेट करेगा। वायरस ये नहीं करता। तो ये एक नॉन लिविंग चीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दे लाई द पैरासाइट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड काज डिजीज इन देम। तमाम जानदार पे ये ऐसा पैरासाइट एक्ट करता है, उसमें बीमारियाँ काज करते हैं, ठीक है। इनके साथ सिर्फ प्रोटीन होता है, आरएनए होती है या डीएनए होती हैं। तो ये किस तरह अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है? वायरस यूनिक इसीलिए हैं कि जिस चीज़ पर ये अटैक करता है
उसी ऑर्गेनिज्म की सेल को ये कंट्रोल में लेता है और सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपने डीएनए या आरएनए को मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसका एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब तक ये सेल से बाहर हैं ये डेड हैं, ये आप डेड कंसिडर करेंगे। पर जब ये सेल में दाखिल होता है फिर ये दोबारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, फिर ये दोबारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। आप क्रिस्टल की पाम में भी वायरस को स्टोर कर सकते हैं पर इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ टाइम, जितना आप चाहे 1 साल, 100 साल, 50 साल, 500 साल तक आप एक वायरस को स्टोर करें, ये आप एज क्रिस्टल स्टोर कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर 500, 100 जितने भी साल हैं उसी के बाद आप ये वायरस दोबारा सेल में दाखिल करें, ये दोबारा रिप्रोडक्शन या अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। तो किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस इज कॉल्ड अ यूनिक पार्टिकल्स। ये एक यूनिक पार्टिकल्स है हमारे पास। वायरस के अलावा 2 और चीज़ें हैं, प्रियंस एंड वायरान्स। तो दुनिया में 3 चीज़ें ऐसे हैं जो सेल्स नहीं हैं, प्रियन, वायरान एंड वायरसेस। ये 3 चीज़ें आपको याद रखने हैं। प्रियन क्या चीज़ हैं? प्रियन हमारे पास एसेलुलर पार्टिकल हैं और ये प्रोटीन से बना है, सिर्फ प्रोटीन से बना है। प्रियंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन। वायरान सिर्फ सर्कुलर आरएनए से बना है। किस चीज़ से? सिर्फ सर्कुलर आरएनए से, और ये प्लांट में बीमारियां काज करते हैं। ठीक है। और वायरसेस किस चीज़ से बना है? आरएनए या डीएनए होगा, इसके इर्द गिर्द प्रोटीन कोड होगा। तो ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो सेल नहीं हैं। इसके बाद आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़? ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ नेमिंग सिस्टम। ये नेमिंग और क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है जो कार्लस लिनियस ने मुतारिफ कराया था। यहाँ पर बाई का वर्ड यूज़ हुआ है। बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है नेम्स, और नोमेनक्लेचर यहाँ पर एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था और इसी सिस्टम के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म यानी हर प्लांट और एनिमल का नाम 2 हिस्सों में तकसीम होगा। एक इसका होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है इसका स्पेसिफिक नेम। ठीक है। जेनेरिक नेम के लिए उसूल ये होगा कि जेनेरिक नेम हमेशा जब स्टार्ट होता है तो इनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे और स्पेसिफिक लेटर का फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, वो स्मॉल में लिखेंगे। ये इसके लिए रूल्स हैं। दूसरा इनके लिए रूल्स ये हैं कि जब हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो हम ये इटैलिसाइज्ड करेंगे। ठीक है। नॉर्मली आप ये नहीं लिखेंगे, ये इटैलिसाइज आप लिखेंगे। ठीक है। इटैलिसाइज्ड एक ख़ास किस्म का स्टाइल है जिसमें नेम्स जो होते हैं वो जो है थोड़े से बेंड पोजीशन में होते हैं। पर स्लाइड पर मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है। तीसरा इसके लिए रूल्स ये हैं कि जब आप नाम को एक साइंटिफिक नाम को बाय हैंड लिखते हैं या हैंड रिटन में ये आप लिखते हैं तो आप दोनों नाम्स को, जेनेरिक नेम को और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली अंडरलाइन का मतलब ये होगा कि जेनेरिक के नीचे अलग लाइन होगा, स्पेसिफिक के नीचे अलग लाइन होगा। और कार्लस लिनियस ने 4000 स्पीशी ऑफ एनिमल और प्लांट को ये नाम्स वगैरह के मुताबिक दिए थे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? तो इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक नाम जो है वो तमाम यूनिवर्स में या तमाम दुनिया में एक ही जैसा यूज़ हो। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जेनेरिक नेम जो होता है ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी होते हैं ये उनका एक जैसा होता है। और फिर साइंटिफिक नेम इनका जो होता है या स्पेसिफिक नेम वो इनका स्पेसिफिक होता है। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिए हैं, 3 दरख्त उन्होंने लिए हैं। एक दरख्त होता है पीपल ट्री, दूसरा ट्री हमारे पास बेनियन ट्री और तीसरा है रबर ट्री। तो ये 3 ट्रीज़ जो हैं इनका जेनेरिक नेम एक जैसा है। इनका जेनेरिक नेम है फाइकस। ठीक है। और इनके क्योंकि ये एक ही जेनस से ताल्लुक़ रखते हैं, यही एक जेनस से ताल्लुक़ रखते हैं फाइकस, इनके लिए यहाँ पर एक कॉमन नेम है। फिर इनका जो स्पेसिफिक नेम है वो अलग है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइगस रिलीजियोसा पीपल ट्री का नाम है, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस
बेंगेलेंसिस ये बुनियान ट्री है यहाँ पर, और फाइकस एलास्टिसा यहाँ पर रबड़ के ट्री हैं। तो इनका जो जेनेरिक नेम है वो तीनों का पाइकस है। तो इससे एक और भी चीज़ ज़ाहिर होता है कि ये तीन ट्री जो हैं ये एक ही ख़ानदान वाले या जो है एवोल्यूशन के लिहाज से एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली हम कह सकते हैं कि ये रिश्ते में कज़न्स जैसे हैं, ठीक है। तो इनके सिर्फ फिर स्पीशी एक दूसरे से अलग अलग हैं, वो स्पेसिफिक हैं। इस तरह उन्होंने एनिमल्स में तीन एनिमल जिस तरह कैट, लायन, टाइगर, इनका जेनेरिक नेम एक है और इनका जेनेरिक नेम होता है फिलियस, ठीक है। तो अगर आप इनका साइंटिफिक नेम तीनों का लिखेंगे तो इनका पहला जो नेम होगा जेनेरिक वो तीनों का पिलियस होगा, फिर स्पेसिफिक नेम इसका अलग अलग है। जिस तरह पिलियस डोमेस्टिका कैट के लिए, पिलियस टाइगरस टाइगर के लिए और पिलियस लियो लायन के लिए, ठीक है। इस तरह कैनस जो है ये जेनेरिक नेम है डॉग का और वोल्फ का, ठीक है। तो कैनस जो है ये आप डॉग और वोल्फ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका जेनेरिक नेम है। बाद में स्पेसिफिक नेम इनका एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जिस तरह कैनस लूपस जो हैं ये हम यूज़ करते हैं डॉग के लिए, और कैनस पिमिलियरस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं टाइगर के लिए, ठीक है। तो जो रिलेटेड स्पीशी होते हैं एक दूसरे के साथ, इनका नाम एक दूसरे जेनेरिक नेम इनका कॉमन होगा। इनका एडवांटेजेस है इस नॉमेनक्लेचर के, इस सिस्टम के। ये नाम जो होते हैं ये ज़्यादा डेफिनेट और प्रीशियस अच्छे नाम होते हैं कॉमन नाम से, ठीक है। दूसरा ये रूल्स ये हैं कि आप ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जब आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो ये आप लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान में ये होंगे, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होती है तमाम ज़ुबानों पर। मतलब चाइना में एक ऑर्गेनिज़म का साइंटिफिक नेम, अमेरिका में एक ऑर्गेनिज़म साइंटिफिक नेम, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये तमाम दुनिया में साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज़म का एक जैसा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस तरह कॉमन लैंग्वेज में ये चेंज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू में बिल्ली कहलाते हैं, फिर कॉमन जो इंग्लिश है उसमें कैट कहलाते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका फिलियस डोमेस्टिका है। तो अमेरिका में भी ये पिलियस डोमेस्टिका होगा, चाइना में भी पिलियस डोमेस्टिका होगा, अफगानिस्तान में भी पिलियस डोमेस्टिका होगा। तो ये साइंटिफिक नेम जो हैं ये तमाम लैंग्वेज पर इसकी एक्सेप्टेंस होती है और ये लोग ये कबूल करते हैं। तीसरा, दे इंडिकेट द जेनेरिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एनिमल्स के दरमियान ताल्लुक़ एवोल्यूशन को वाज़ेह करना जो है ये इन नामों का काम है। यहाँ पर आप कुछ नेम एनिमल्स के दिए गए हैं जो आप पढ़ लिए आपके लिए एज अ असाइनमेंट। पार्कोपाइन यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है जो आपके लिए नया होगा, तो ये फार्कोपाइन एक एनिमल होता है जिनका पिक्चर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, आप देख सकते हैं। आपके लिए बेटा इसमें होम असाइनमेंट होगा क्लास में, राइट एंड मेमोराइज प्रिंसिपल एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के एम्स भी आपने लिखे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इनके उसूल जो हमने पहले पैराग्राफ में डिस्कस किए, ठीक है, वो भी आपने लिखे हैं। इंशाअल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा, कमिंग क्लास में फिर बायोडाइवर्सिटी डिस्कस